नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम जन्मेजय द्वारा संपादित पुस्तक उत्कृष्ट व्यंग रचनाएं में प्रदीप चौबे जी का एक व्यंग है 60वें की 13वीं। प्रदीप चौबे जी जाने माने कवि और साहित्यकार रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनकी ये रचना सुनने में उतना ही आनंद आएगा जितना मुझे इसे पढ़ने में आ रहा है। मित्रों, यदि ये वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि इसमें कोई कमी नज़र आ रही है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई और आगे आप किस प्रकार के व्यंग सुनना पसंद करेंगे। तो प्रस्तुत है प्रदीप चौबे जी की रचना 60वें की 13वीं। आपका 40वां तो हो नहीं पाया, पर 60वां 75वें जैसा होगा, ये हमारी गारंटी है। क्या मतलब ये कि मंच भव्य बनेगा। लाइट, साउंड, सजावट सब आपके कद के हिसाब से होना चाहिए। कला वाटिका हॉल की तरह नहीं कि दरी बिछाई और बैठ गए, पुरानी मैली चादरें बिछाकर उन पे लोगों को टिका दिया। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि कूलर भी माफी मांग रहे हैं, इसलिए आयोजन तो एसी हॉल में करना चाहिए, पर शायद वो आपको न जमे। देखो, ये शोशेबाजी छोड़ो। सच्चे साहित्य प्रेमियों को इन बातों से क्या मतलब। साहित्य के आनंद की व्याख्या ही कुछ और है। कविता में दम हो तो सुनने वाला स्वयं को स्वर्ग में महसूस करता है। ये गर्मी फर्मी, साउंड, लाइट, एसी वेसी के ढोंग वो नहीं पालता। मैं हमेशा जन कविता का पक्ष धर रहा हूँ। मैंने खून पसीने से कविता लिखी है। थोड़ा बहुत पसीना सुनने वालों का भी निकलना चाहिए कि नहीं? वो तो ठीक है गुरुजी, फिर भी आखिर कला के पक्ष में डेकोरम भी एक चीज है। अब आप खोटे जी को ही देख लीजिए, आपके पुराने दोस्त हैं, खूब आयोजन करते हैं। उन्होंने साहित्यिक आयोजनों का वो स्टेटस खड़ा कर दिया है कि अच्छी जेंट्री लुल्ल टाइप समारोहों में जाती ही नहीं। आपको उन्हें कम से कम 15% तो फॉलो करना चाहिए। फिर वे आपके अभिन्न मित्र हैं, आपके सुख दुख के साथ ही उनकी मदद ली जा सकती है। क्या बकते हो? जैसे कलेसी को भयानक करंट लगा हो, उनसे सहयोग मैं लूंगा। तुम क्या उनके बारे में मेरी राय जानते नहीं? साले बनियों के दलाल हैं, कविता को धंधा बना रखा है। अपनी झांकी जमाने के लिए टोट के करते रहते हैं, पैसों का जुगाड़ करते हैं। मैं साहित्यिक आदमी हूँ, वरना वो गाली देता कि तुम्हारे कान गंधा जाते। उनकी सारी चमक दमक नकली है, मेरा उनसे क्या मेल। मैं सचमुच ही कवि हूँ और वे भांड। आप मेरे संदर्भ में उन्हें न लाएं। फिर भी उस्ताद, ठीक ठाक सा अच्छा और स्वस्थ कार्यक्रम करने में खर्चा तो आएगा ही। टाट पट्टी बिछाकर तो कर नहीं सकते। सो मैं समझता हूँ, खर्च करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। तुम लोगों ने एक गलत आदमी को याद दिलाकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मेरी घृणा का पारा चढ़ गया। सॉरी सर। अच्छा तो बताओ, कितना खर्च आएगा एक अच्छे समारोह का? अब उस्ताद, एकदम तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हम आपके शिष्य हैं, हमारी औकात ही क्या है। फिर भी कम से कम 30,000 तो मान ही लीजिए। सुनते ही कलेसी फिर कलेस में आ गया। चश्मे में आंखें तेजी से घूमने लगी। क्रोध को दबाकर बोला, 30,000? जानते हो 30,000 कितने होते हैं? जी 30 पर 3 बिंदियां। शट अप! देख रहा हूं तुम लोग भी सड़ांध को खुशबू समझने लगे हो। तुम नहीं समझते हो, मैं अब रिटायर होने जा रहा हूं। सरकारी बाबू की पेंशन ही क्या होती है? लेखन से भी क्या मिलता है? जो मिलता है वो भी डाक टिकट में निकल जाता है। मेरी कविता मुझे हजारों रुपये नहीं देती, 200 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। आप लोग पुनः बजट पर सोचें। शिष्य सोचने का अभिनय करने लगे। एक शिष्य धूर्त विनम्रता से बोला, तब तो वही कला वाटिका में फर्श और चादर बिछाकर कर लेते हैं। उनका अपना साउंड सिस्टम भी है। कार्यक्रम दोपहर में कर लेंगे। लाइट के कम से कम 2,000 तो बचेंगे। आप जिस संस्था में 10 साल अध्यक्ष रहे, उसके मार्किन वाले बैनर आपके घर में पड़े ही होंगे, क्योंकि संस्था का कोई निजी भवन तो था नहीं, आपका घर ही संस्था था। सो पुराने 1-2 बैनर अगर चूहों के काम ना आ गए हों तो आपके काम आ जाएंगे। उन्हीं को धुलवा कर प्रेस आदि कराकर जमील पेंटर से लिखवा लेंगे। वे आपके भाई के समधी हैं, शायद मुरव्वत में फ्री लिख दें। पर आप छोड़िए, वो सब हम करा लेंगे। और ये उस्ताद की कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता, जैसे निमंत्रण पत्र, अभिनंदन पत्र, शॉल, श्रीफल, हार, फूल इत्यादि। मगर आप इन्हें महत्वपूर्ण न समझें तो इनके बिना भी। अरे नहीं, कलेसी की आवाज में नरमी आ गई।
ये सब तो जरूरी है, इसके बिना कैसा समारोह। जी, वही तो। फिर आपके नाम और लेखन की गरिमा के अनुरूप अध्यक्षता के लिए कोई एक नामवर बड़ा नाम भी बुलाना होगा। वो तो खैर आप ही तय करेंगे, पर उस बड़े नाम का एक्सपेंडिचर अलग। उसकी चिंता तुम मत करो। जो भी बड़ा नाम आएगा वो खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। होटल वोटल की आवश्यकता न पड़ेगी, मेरे घर में ही ठहर जाएगा। घर जैसा प्रेम व सुख होटल में कहाँ, सो होटल वोटल छोड़ो। एक शिष्य दबी जबान से बोला, लेकिन सर दिल्ली वाले ही होते हैं। मान लीजिए उसे एयर कंडीशन और कमोड की आदत हुई तो वो आपके साथ असहज न महसूस करे। आखिर अध्यक्षता के लिए आ रहा है, 24 घंटे साथ तो रहेगा ही। कलेसी फिर कलेस में दिखा, साला ये भी एक चोंचला ही है। दिल्ली जाकर साले सब बुद्धिजीवी चोचलिस्ट हो जाते हैं, नाम को एनकैश करते हैं। फिर उस्ताद उसका आने जाने का सेकंड एसी का किराया भी जोड़िए, कम से कम 1400 तो लगेंगे ही। हाँ, सीनियर सिटीजन हुआ तो आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। शहर आगमन पर उसको टैक्सी भी लगेगी। टैक्सी सुनकर कलेसी कलेस में आने को ही था कि एक शिष्य ने मनोहारी सुझाव दिया, कोई बात नहीं, होटल स्टेशन के पास ही ले लेंगे। 2 या 3 मिनट आदमी पैदल भी चल सकता है, ऐसी क्या बात है। फिर मेरा स्कूटर तो है ही। कलेसी के मुख पर एक आत्मीय मुस्कुराहट आई। यह हुई ना बात, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। कोई नितांत अपना ही ऐसा सोच सकता है। सुना है स्टेशन के पास होटल सस्ते मिलते हैं। इस बार हकलू शिष्य ने कोशिश की, लेकिन सर दिल्ली का बड़ा आदमी। अरे भाड़ में गया बड़ा आदमी, इतने नखरे। 60वां उसका मन रहा है कि मेरा, अभिनंदन उसका हो रहा है कि मेरा। ऐसी ही प्रॉब्लम है तो मरने दो, मैं खुद ही अध्यक्षता कर लूंगा। एक ने छिद्रान्वेषण किया, तो सर अध्यक्षता ही कैंसिल कर दो ना। नहीं, अध्यक्षता जरूरी है। हिंदी साहित्य का कोई भी समारोह अध्यक्षता के बिना लंगड़ा है। अध्यक्षता तो होगी और वो मैं करूंगा। अच्छा, अब एस्टीमेट तैयार करो कि कुल खर्च कितना हो जाएगा। जल्दबाजी न करें सर, अभी कुछ और चीजें जरूरी हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का चाय नाश्ता। कलेसी भड़क उठा, साहित्य की सभा का नाश्ते से क्या वास्ता। अरे कोई मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। हिंदुस्तानी साला खाने पीने के आगे सोच ही नहीं सकता। तुम लोग भी मेरे शिष्य होकर यही सब हो। काम की बात पीछे, खाना पीना पहले। अरे नाराज न होइए उस्ताद, हमने तो एक परंपरा की बात कही। अरे बाहर में गई परंपरा। अरे झूठी परंपराएं तोड़ो, आधुनिक बनो। जानते हो, इसी चाय नाश्ते के सहारे सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब खाने पीने आते हैं, सुनने समझने कोई नहीं आता। मैं ऐसे चटोरों को नहीं बुलाऊंगा। केवल बर्फ वाला ठंडा पानी पिलाओ। गर्मियों में ठंडा पानी अमृत है। लेकिन समारोह के बाद लोगों का डिनर आदि तो। लोगों को? किन लोगों को? तुम क्या समझते हो, अन्य सभाओं की तरह हम भी लोगों को शराब खाना वगैरह परोसे? बिल्कुल नहीं। कुल जमा 6 लोगों को शुद्ध सादा शाकाहारी भोजन मिलेगा, यानी मैं, और अगर हुआ तो अध्यक्ष और तुम 4 मेरे पटु शिष्य, बस। जी दुरुस्त, पर समारोह में आपके परिवार वाले यानी भाभी जी, बेटे, ससुर, दामाद, समधी इत्यादि भी तो होंगे। उनकी चिंता मत करो, वे सब अपने अपने खर्चे से शहर में आएंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे। मेरा अपना परिवार मेरे घर रहेगा। डिनर में हम लोग कुल 6 रहेंगे, ये फाइनल है। अब ज्यादा मेरे लिए कलेश पैदा ना करो, पहले ही मेरा नाम कलेसी है। चारों शिष्य एक साथ बोले, साधु साधु। इस हिसाब से तो ये बड़ा ही आदर्श बजट का प्रोग्राम हो जाएगा। कला वाटिका के 250, साउंड सिस्टम समेत। दिन में करेंगे तो लाइट लगेगी नहीं। दरी फर्शी कोई 1200, होटल खर्च मान लीजिए 1000, कार्ड बैनर आदि के 800, शॉल, मोमेंटो, अभिनंदन पत्र, माला वगैरह के 800, यानी यही कोई 4000। मेरे हिसाब से तो ये भी कुछ ज्यादा ही है। मैं तो 3000 तक की सोच रहा था। आखिर आम आदमी का कवि हूं, फिर भी तुम लोगों ने यही सोचा है तो चलेगा। पर धन संग्रह पर तुम लोगों को भी परिश्रम करना चाहिए। अपने संपर्कों की पड़ताल करो, कम से कम 2000 तो कबाड़ो। मेरे नाम पर इतने भी नहीं मिलेंगे। कुछ अपनी जेब तुम भी ढीली करो। आखिर तुम लोगों को मैंने कविता सिखाई है, जगह जगह प्रमोट किया है, आकाशवाणी तक पहुंचाया है। गुरु दक्षिणा ही समझ लो। तुम्हें साहित्य में अपने बच्चों की तरह खपाया है। एक शिष्य बोला, सर आपका बेटा भी तो कमाता है कुछ, उससे नहीं, उससे 1 पैसा भी नहीं लूंगा।
उसकी कविता आदि में कोई रुचि नहीं है। उसने आज तक मेरी ही कविता नहीं सुनी। साला फिल्मी गानों को ही कविता समझता है। मुझे मालूम है शर्मा शर्मी कार्यक्रम में अपना मुंह दिखाने आएगा और लौट जाएगा। तो ठीक है सर, तय रहा आज से तीसरे महीने की 8 तारीख को यह आपका 60वां विदाई समारोह के रूप में मनाया जाएगा। आप अपनी तैयारियां कीजिए और हम अपनी। लेकिन मित्रों, सावधानी रहे कि मेरी 8वीं किताब के विमोचन में जो भी गड़बड़ियां हुई वो ना होने पाए। याद है ऐन मौके पर लाइट चली गई थी, 1.5 घंटे नहीं आई, मोमबत्ती से काम चलाना पड़ा। यह भी पता लगाना मुश्किल था कि हॉल में पीछे लोग बैठे हैं कि गमले रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे भागों का रसास्वादन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये वाचन कैसा लगा, व्यंग कैसा लगा, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करेंगे ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।